जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमें न्यूज कटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखने को मिले तो हमारे को साफ तौर पर नजर आएगा कि पाकिस्तान ने यूएई से कहा है कि भैया मेरा जो $3 बिलियन का जो डेट है उसे आगे बढ़ा दो। अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि इस डेट को पे कर सके, इस कर्ज को पे कर सके। और ये असलियत में फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा है। और ये खबर जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई अल्टीमेटली इसे मतलब जो पॉइंट आउट करने वाली बात है वो ये कह रहे हैं गौहर एजाज कि रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट, जिसमें ये कह रहे हैं कि यूएई अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड मी दैट पाकिस्तानीज हैव हैड invested $10 billion in the real estate when I requested the rollover during the visit of UAE for trade accord। मतलब दैट इज द मेन पॉइंट कि भाई असलियत में पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के लोगों ने यूएई के रियल एस्टेट में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कैन यू इमेजिन? और उसके बाद $3 बिलियन के लिए पाकिस्तान एज अ कंट्री रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया कैसे भी करके ये लोन माफ कर दीजिए। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दबाव पड़ रहा है। यहां तक की एंकरिंग मैंने की। आगे का सबसे पहला जवाब मुजफ्फर भाई से मांगूंगा और उसके बाद की एंकरिंग रिबाहा जी को सौंपते हैं और मैं भी इसमें पैनलिस्ट की फॉर्म में शामिल होता हूं। मुजफ्फर भाई, इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, अपने चैनल के ऊपर हमें बात करने का मौका दिया। थोड़ी सी डिटेल के अंदर मैं जाऊंगा कि ये जो आपने गौहर एजाज साहब की बात की, इन्होंने बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट दी है बिल्कुल सही है। और इसी सिलसिले में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है यूएई गवर्नमेंट को। एक लेटर लिख के उसमें रिक्वेस्ट की है और उसमें कहा गया है कि जो $2 बिलियन फौरी तौर पर, एक तो 17 तारीख को जिसकी डेट जो है वो खत्म हो रही थी, और दूसरा जो $1 बिलियन है वो उसकी जो है वो तारीख खत्म हो रही थी 23 तारीख को। तो इन दोनों के बारे में रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है इस वक्त कि हम आपको जो है वो फौरी तौर पर ये आपका जो लोन है वापस कर दें। तो हमें आप 1 साल के लिए इसको रोल ओवर कर दें। और उसमें जो मैं आपको बताता चलूं कि जो $1 बिलियन जो अभी फौरी तौर पर खत्म हो रहा है 17 तारीख को, उसके ऊपर जो मार्कअप की शरह है वो 3% है। और जो 23 तारीख को जिसकी डेट जो है वो खत्म हो रही थी, वो उसके ऊपर जो मार्कअप है वो 6.5% है। आप देख ले कि वो पाकिस्तान ने कहा कि जी भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको ये वापस कर दे, तो आप मजबूरी है। और मुजफ्फर भाई, ये मुझे मार्कअप बताइए, मार्कअप समझाइए, मैं समझा नहीं। जो जो हमने जो जो पैसे ये लिए हैं इसका हमने सूद भी देना है। जो सूद है 3% सूद ये पहले का है, जो अभी 17 तारीख को जो खत्म हो रहा है $1 बिलियन। और जो दूसरा $1 बिलियन है जो 23 तारीख को जिसकी तारीख खत्म हो रही है, उसके ऊपर 6.5% जो है वो सूद वो भी पाकिस्तान ने देना। पाकिस्तान ने कहा जी मैं अपना सूद ये जो है वो अगले साल का वो आपको दे देंगे, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है। और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया अभी देख रहा था पाकिस्तान का, तो इसके ऊपर खुशखबरी एक ऐसे जो टिकर चल रहा था कि खुश पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी कि जो इसने यूएई ने रजामंदी का इजहार कर दिया कि वो रोल ओवर कर। अब देखें इसमें क्या खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों के इससे क्या गर्ज है कि वो देता है कर्जा या माफ करता है, यानी माफ तो खैर उन्होंने नहीं करना, उन्होंने रोल ओवर करने की बात की है। और हमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान लोग जो है वो उसके ऊपर खुशी मनाएं कि हमारा जो कर्जे की मियाद है वो 1 साल और बढ़ा दी गई है। इसमें मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो सरकारी मुलाजम है या दीगर जो अभी इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी मुश्किल से जो फंड वो जारी किया, और वो भी $700 मिलियन हमने आईएमएफ से दोबारा से कर्जा लिया। हमने आईएमएफ से काफी पहले आपको पता है कि कर्जा ले चुके हैं हम, लेकिन अभी फौरी तौर पर अपने मामलात को चलाने के लिए पिछले हफ्ते हमने $700 मिलियन दोबारा से आईएमएफ से कर्जा लिया है। और टोटल इस वक्त जो पिछले साल के दादो शुमार हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर टोटल जो लाइबिलिटीज हैं वो $223 बिलियन हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त लाइबिलिटीज हैं वो $223 बिलियन पाकिस्तान ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इस तरह चाइना, यूएई, सऊदी अरब, कतर, इन सब के पाकिस्तान ने देने हैं। लेकिन
हमारे जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व की जो सिचुएशन है, वो बताया तो ये जा रहा है कि हमारे पास $13 बिलियन के फॉरेन रिजर्व है, लेकिन उसमें से जो $8 बिलियन हैं वो स्टेट बैंक के पास हैं, और $5 बिलियन जो हैं वो हमारे जो निजी बैंक हैं उनके पास हैं। और ये जो $8 बिलियन हमारे स्टेट बैंक के पास हैं, उसमें से $2 बिलियन सऊदी अरब के हैं, कि जो उसने बोला हुआ कि आपने इनको हाथ नहीं लगाना, ये सिर्फ आपने वहां पर रखे हुए हैं कि आपको पता चले कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं। और इसी तरीके से चाइना से भी हमने कुछ पैसे ऐसे लिए हुए हैं कि जो हम खर्च नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमने अपने रिजर्व के तौर पर रखे हैं कि जी दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन रिजर्व हैं। और दूसरी जो मेन जो रीजन है पाकिस्तान की, ये जो इकोनॉमी की जो इस वक्त डाउनफॉल है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत कम है और इंपोर्ट ज्यादा। ये आप जो ये जो इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट इसको बोलते हैं, ये तकरीबन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $27 बिलियन के करीब है, जबकि इंपोर्ट हमारी जो है वो $40 बिलियन के करीब है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इतने पैसे पाकिस्तान के पास बाज दफा नहीं होते कि जो चीजें हम चाइना से या दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे रिजर्व हमारे पास इतने नहीं होते कि हम उनको पे करके तो अपनी चीजें जो है वो ले सकें। ये इस वक्त करंट जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान अब इस हालात में पहुंच चुका है, इस नहज पर पहुंच चुका है कि हम अब रोल ओवर करने के ऊपर भी जो डेप्ट है उसके ऊपर भी हम खुशियां मना रहे हैं। हम यहाँ पर जश्न मनाए जा रहे हैं कि जी 1 साल के लिए मजीद हमें कर्जा जो है 2 बिलियन या 3 बिलियन का जो है उसने बोल दिया है जो यूएई ने। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है। बहुत ही मुझे दुख हुआ, खासतौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर ये इस चीज को देखकर कि जी खुशखबरी, कि जी खुशखबरी क्या है जी, रोल ओवर कर दिया 1 साल के लिए जो लोन है। तो बहुत मैं इस पर ये मुजफ्फर भाई, कुछ मेरा यहाँ अल्फा पर एक क्वेश्चन है। मेरा एक जी क्वेश्चन है, पहली बात आपने कहा सूद, इंटरेस्ट। जी इस्लाम में तो पहली बात इंटरेस्ट हराम है। तो ये हम क्या सही वर्ड यूज कर पा रहे हैं, या ये यूएई ने कोई और मामला था और पक्का ये इंटरेस्ट ही लिया था? क्योंकि इंटरेस्ट फ्री दिया तो कंफर्म कीजिए। और दूसरा मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि वो जो $3 बिलियन की आप बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली 2019 या 18 में ईयर भूल रहा हूं, सऊदी अरेबिया से आपके यहां पर अप्रोक्सीमेट $6 बिलियन का एक पैकेज आया था, जिसमें $3 बिलियन कर्जा था और $3 बिलियन सऊदी अरेबिया आपके सेंट्रल बैंक में रखेगा, ताकि उसे आप खर्च ना करें, दुनिया को दिखा सकें कि $3 जी बिलियन हमारे अकाउंट में है। तो वो $3 जी बिलियन भी पॉसिबली आपके नहीं है, वो सऊदी उनके ही अरेबिया हैं। के हैं। तो सूद वाला जो पार्ट है वो बताइए जरा। देखें कहने के तो पाकिस्तान जैसे कि कहा जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इस्लाम के अंदर जैसे आपको पता है कि सूद को हराम करार दिया है। इसके ऊपर हमारी जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है पाकिस्तान के अंदर, उसने भी एक फैसला जारी किया था कि जो आइंदा जितनी भी डीलिंग होगी वो सूद के बगैर होंगी। लेकिन इंटरनेशनल अगर आप कोई भी आप आईएमएफ से भी कोई लोन लेते हैं या दुनिया के कोई भी मुल्क है, बेशक वो यूएई है, सऊदी अरब है, वो हमें कोई बगैर सूद के नहीं देता, तो वो भी हमसे इंटरेस्ट लेते हैं। तो उस वजह से ये जाहिर है ये चीजें चलती हैं। इसके ऊपर मैं अब क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों मुल्कों के आपस में ये तजारती मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं, और वो इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं। 3% एक बिलियन के ऊपर 3% का जो मुआहदा हुआ, दूसरे के ऊपर जो है 6.5% का मुआहदा हुआ। इसी तरीके से जो हमने सऊदी अरब से भी लोन लिए हैं, वो उन्होंने कौन सा हमें बगैर इंटरेस्ट के दिए हैं, तो वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। कहने को तो ये है कि वो भी इस्लामी मुल्क है, ये भी इस्लामी मुल्क है, और इस्लाम के अंदर सूद हराम है, लेकिन वो भी सूद ले रहे हैं, ये भी सूद दे रहे हैं। और सूद के बारे में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसका जो कम से कम जो गुनाह है अपनी माँ के साथ जना करने के बराबर है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों ये सारी चीजों को ऐसे कर रहे हैं। या तो फिर ये बोल दें कि जी हम इस्लामी मुल्क नहीं है, पाकिस्तान अपने नाम के साथ से हटा ले, तो फिर तो ये सारी चीजें जायज है। अब अपने आप को कहते भी हैं कि ये इस्लामी मुल्क है, और काम भी फिर वो सारे के सारे इस तरीके से करते हैं कि जो कि इस्लाम के अंदर मना है। जी अच्छा मुजफ्फर भाई, जैसे सूद वाली बात आपने की है, तो ये जब से पाकिस्तान कयाम में आया तब से हम देख रहे हैं
सूद तो हमारे मजहब में आपको पता है जैसे आपने कहा हराम है, लेकिन फिर भी हम यही देखते हैं कि लोग हमारा कंट्री जो चल रहा है वो सूद के निज़ाम पर ही चल रहा है, और लोग धड़ाधड़ इस चीज़ को बॉदर नहीं करते, बल्कि वो इस तरह सूद के निज़ाम को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान का निज़ाम चाहे वो लॉन हो, यानी कि हमारा जो निज़ाम है, वरना तो हम कब के डिफ़ॉल्ट कर चुके होते। क्योंकि पिछले साल जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, और हमने काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं, आपने भी किए हैं, हरिमोहन जी ने भी किए हैं, हमने भी किए हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करता। और जो पाकिस्तान की जो बेस है इकोनॉमी वाइज, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। यूएई, सऊदी अरब जैसे $3 बिलियन जो है हमारे खजाने में पड़े हुए हैं, लेकिन हम उसको चाहकर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे है ही नहीं। जब अपनी चीज़ होगी तो ही हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना, आम आवाम का तभी भला कर सकते हैं। अब चाइना के जो जिस तरह वो हमें ज़्यादा वो इंटरेस्ट पर चीज़ देकर हमें खरीद लेता है, और हम मजबूरी के तौर पर जो हम उनसे चीज़ जो है वो खरीद लेते हैं, और क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम उनको जो है लोन की सूरत में देंगे, उसमें सूद पड़ेगा। हम इन चीज़ों पे तो मतलब वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में हर इंडिविजुअल और बड़े-बड़े जो सियासतदान हैं, वो भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट यानी कि मज़हब के नाम पर, जब उनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वहाँ पर वो मज़हब को ऐड कर देते हैं, और जहाँ पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, वहाँ पे वो मज़हब को निकाल देते हैं। तो सर, ये एक पहलू है कि पाकिस्तान इसको कैसे ओवरकम करे। जैसे आपने ये बात की है कि पाकिस्तान या तो इस चीज़ से कह दे कि हम इस्लामिक कंट्री नहीं है, या तो फिर ये पूरी तरीके से डिक्लेयर करे ना, जैसे तालिबान जो है वो जो आपको पता है शरिया निज़ाम यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इंडिविजुअल होकर सिर्फ होस्टिंग कर रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं ये बात कर रही हूँ। हालाँकि मैं खुद भी इसकी वो हक में नहीं हूँ कि यहाँ पर शरिया निज़ाम है, सबसे पहले तो हमें ही उठा दिया जाएगा। और आपको पता है कि तालिबान जो है खवातीन के साथ जो है जिस तरह सलूक कर रहे हैं, अफगानिस्तान में हमने देखा है कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे बैन लगाया गया खवातीन के। तो मुझे इस कदर अफसोस होता है कि आखिर जो सोसाइटी है वो कहाँ पर जा रही है। मैं पर्सनली तौर पे उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि आपको लगता है कि हम अपने सोसाइटी में रिफॉर्म लेकर आएंगे? और शिवाजी, ये खवाचार कहाँ है? खवातीन है तो खवाचार के साथ क्या हो रहा है? सर, खवातीन बोला है, जुबान फिसल गई है मेरी, क्या हो गया सर? समझ आ गई है ना, लोगों को समझ आनी चाहिए बस मेरी बात की। जैसे पाकिस्तान समझाना चाह रहे हैं कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद जो है वो सूद पर काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इंटरेस्ट पे चल रहा है। इसको आगे कैसे बेहतर किया जा सकता है? कैसे रिफॉर्म आ सकता है? सर, आपसे भी ये मेरा यही सवाल होगा, लेकिन पहले मैं मुज़फ़्फ़र भाई से करूँगी। मुज़फ़्फ़र भाई, इसको 2 मिनट में ज़रा अपने अल्फ़ाज़ में बताइएगा, फिर डॉक्टर साहब आप इसको बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान के जो हर बैंक है ना, वो अपने नाम के साथ इस्लामिक बैंक बोलता है, और काम सारे के सारे एक जो आम कमर्शियल बैंक है वही हो रहे हैं वहां पर। और वहां पर लोग जो है वो अपने पैसे जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि ये इस्लामिक है, तो वो हमें जब मेरी अक्सर उनसे जब बात होती है, तो वो हमें कोई ना कोई जो बड़े उलमा कराम हैं उनके फतवे उनके पास होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरीके से, अगर इस्लाम के अंदर एक चीज को मना कर दिया गया है, तो कैसे उसको वो जायज करार दे देते हैं। तो उनके पास, अब देखें कि मिजान बैंक में, उसकी मिसाल दूं, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा बैंक है। तो वो सारी की सारी चीजें, जैसे वो गाड़ियां भी वो देता है, इसी तरीके से हाउस के ऊपर भी देता है, और आप अगर डिपॉजिट वहां पे अपने पैसे करवाते हैं उसके ऊपर भी वो आपको जो है वो प्रॉफिट देता है। तो मुझसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जी ये देखे जी, मौलाना तकी उस्मानी एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बहुत बड़े एक स्कॉलर है इस्लामिक, पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है। उनके पास फतवे होते हैं। वो कहते हैं जी ये देखे जी, हमने उनसे मशवरे करके ये सारा जो इस चीज को जो है वो एक शेप दी है, और वो कहते हैं कि जी ये देखिए इस तरीके से वो जायज है। अब मुझे नहीं समझ आता, ये तो एक जो बड़ा आलिम है वही बता सकता है कि उसने किस तरीके से एक हराम चीज को हलाल में बदल दिया। अब मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कोई फतवा ना लग जाए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक शराब की बोतल है, शराब इस्लाम में हराम है, आप उसके ऊपर अब शहद अगर लिख देंगे कि ये शहद है, तो वो शहद नहीं बन जाएगा, वो मेरे ख्याल में वो शराब ही रहेगी। तो ये एक सिर्फ नाम बदल के उस चीज को, एक हराम चीज को हलाल किया जा रहा है। बात सीधी सी है, या तो उसको बोलें कि भाई जी इस चीज को हम अपने निकाल देते हैं कि जी पाकिस्तान में आज के बाद सूद जो है वो हलाल होगा, जिस तरीके से मर्जी आप इसको करें, और सारी की सारी जिम्मेदारी। और ये मैं फतावे की आपको बात करूं, फतवे के अंदर यही होता है कि अगर कोई आलिम आपको फतवा देता है, तो उस गुनाह की सारी जिम्मेदारी उस आलिम के ऊपर होगी। कल को अगर कुछ किसी चीज की पकड़ होती है तो वो आलिम की होगी, जो लोग हैं वो छूट जाएंगे।
और मुझे नहीं पता कि ये कैसे भी कल को अगर इनसे कोई पूछ होगी इस चीज इनका इनसे जवाब तलबी होगी तो इसके बारे में क्या जवाब देंगे कि एक जो हराम चीज है इस्लाम के अंदर वाजे तौर पर कहा गया है और इसके बोला गया, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि इसका 70 बताया गया कि जो सूद की 70 किस्में हैं जो हमारे इस्लाम के अंदर बताया गया, और उसकी जब छोटी सी छोटी किस्म है उसका गुनाह जो है अपनी माँ के साथ जना करने के बराबर है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरीके से इसको इन्होंने हलाल बनाया है, और वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो सिस्टम है इस वक्त वो सूद के ऊपर ही चल रहा है। ये आरिबाहा आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ जी। सर मैंने अभी ये मेंशन किया है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो सूद पर चल रहा है। अगर हम सूद नहीं लेंगे तो हमारा निज़ाम जो है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें लॉन ही नहीं मिलेगा किसी वर्ल्ड फॉर्म से या किसी अपनी हमसाया ब्रादर कंट्री से हमें लॉन नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर अभिषेक सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपकी क्या थॉट्स हैं? मेरे क्या थॉट्स हैं? भाई पाकिस्तान है, थॉटलेस आदमी है। इंटरेस्ट दे आप देखिए, पॉइंट ये कि इन्होंने कहा कि शराब के ऊपर शहद नहीं लिखेंगे, शहद लिख देंगे तो शराब नहीं होगा। भाई यही है, हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान लिख के आपने उसको पाकिस्तान नहीं बना दिया। हिंदुस्तान की टेरिटरी को आपने पाकिस्तान लिखा और उसको पाकिस्तान मानते हैं आप, कन्विंस है कि वो पाकिस्तान है। आपने तक्षशिला को इस्लामाबाद नहीं बना दिया। तो पॉइंट ये है कि आप किसको क्या हम बोले, मतलब आपको दिन रात इस कंट्री के अंदर में एक ही चीज दिखती है, वो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन एंड आवर्स, मतलब सच्चाई नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए सच्चाई नहीं मानना। आप चाइना को भी अभी आपने 2023 में जुलाई के महीने में आपने कहा था कि वो रोल ओवर करो, उसको भी आपने सूद दिया, इनको भी आप सूद देते हैं, लेकिन अपने लोगों को जीने नहीं देंगे, इंडिया को भी जीने नहीं देंगे, अपने भी जीने नहीं देंगे। आपने बेसिकली इसको कितनी बार रिपीट किया जाए कि आपका इस्लाम हिंदू विरोध का इस्लाम है, हिंदू नफरत का इस्लाम है। बाकी आपका इस्लाम के ई से लेना देना नहीं, और आप तो उसको समझ भी नहीं सकते क्योंकि इस्लाम के लिए कल्चरल बैकग्राउंड चाहिए जो अरबिया में हो रहा था उस समय। तो अब उसको बार बार फिर से वही स्टोरी का लपेटा जाना, अब क्या ही कहें इस पे कि पाकिस्तान ने पंथी किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख दो इस्लामिया तो इस्लामिक भी हो जाएगा, जमहूरिया भी लिख दो तो जमहूरिया हो जाएगा। आप यही कर रहे हो मुजफ्फर भाई, दारू के ऊपर, हिंदू के ऊपर मुसलमान लिख करके आप बेच रहे हो लोगों को। जब आप सिंध की लड़कियों को मुसलमान बनाते हो तो वही काम कर रहे होते हो, आपकी एक हिंदू के ऊपर मुसलमान काली लिख देते हो, वो मुसलमान नहीं बनती। तो पॉइंट ये कि अगर ये बात आपके समझ में आ रही है कि दारू की बोतल पे शराब शहद लिखने से वो शहद नहीं होती, तो ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है कि हिंदुस्तान के लोग खाली कलमा पढ़ने से मुसलमान रिलीजियसली बनेंगे, कल्चरली नहीं बन सकते? ये बात ही समझ में नहीं आने वाली है यार। कितना आप अपने लोगों को समझाइए ये बात, ये एग्जाम्पल जाके दीजिए कि भाई शराब के ऊपर शहद मत लिखो, उसको शराब ही रहने दो। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर ये पाकिस्तान मत लिखो। उन बच्चियों को जो कन्वर्ट करते हो, ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी समझाने की कोशिश की थी, आप उनसे खाली जीने का अधिकार छीन लेते हो, रहती वो हिंदू है, आपका कल्चर हिंदू, आपकी भाषा, जब तक वो सिंधु बोलेगी वो हिंदू है। जब तक आपके यहां शादियों में मेहंदी होगी आप हिंदू हो, जब तक आप उर्दू बोलोगे आप हिंदू हो, और जब तक पाकिस्तान में रहोगे तब तक हिंदू हो, क्योंकि वो हिंदू भूमि है। इसके लिए किसी को मिर्ची लगती रहे तो अब तो उसको साउथ एशिया कहना चाहते हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी नहीं कहना चाहते। तो आपके जो लोग हैं उनको समझाइए ये बात कि भारत के लोगों पे मुसलमान का ठप्पा लगाने से पाकिस्तानी नहीं बन जाते, उनका दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब हिंदुस्तानी है। दैट्स इट, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू। हरी मोहन जी, मेरा आपसे भी सवाल यही है, इस हवाले से आपकी क्या थॉट्स हैं? जो अभी पाकिस्तान में करंट सर्कमस्टांसेस हैं, पाकिस्तान में ऑब्वियसली थोड़े से इकोनॉमी वाइज रिफॉर्म की ज़रूरत है। मैं खुद पर्सनली तौर पे ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ, यानी कि इकोनॉमी वाइज डेवलपमेंट की तरफ जाए, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सके, पाकिस्तान में भी जो है वो चीज़ें रिफॉर्म की तरफ जाएँ, और पाकिस्तान की जो इंटरनल मैटर्स हैं, यानी कि आम आवाम को जिस तरह गुर्बत का सामना करना पड़ रहा है, उन पे जो बहरान आया हुआ है
पिछले 1-1.5-2 सालों से हम ज्यादा इस पे धंसते जा रहे हैं, इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं और जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके लिए हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बीइंग अ प्रोफेसर, आपकी क्या थॉट्स हैं? रिवा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अभिषेक भाई ने जो एक जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान की प्रॉब्लम का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, बिल्कुल वो पार्ट जो जहां से असलियत में पूरी की पूरे सिस्टम ही खत्म वो हो रहा है। और यही रीजन है 2 मिनट के अंदर उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बकियां उधेड़ के कहा, भाई इससे ज्यादा क्या कहें, क्योंकि वो पार्ट एक बिल्कुल स्कॉलरिस्टिक अप्रोच यही होती है कि 2 लाइनों में सब कह दिया, उसके बाद आप इंटरप्रेट करें। तो अब जो थोड़ा नीचे लेवल पे आके मैं बात करता हूं, मामले को इस तरीके से समझिए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस मींस, सबसे पहली बात बार बार अभिषेक जी और हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी इस टाइम पर बन चुकी है कि आई एम नॉट इंडिया, और एक पाकिस्तानी की आइडेंटिटी है आई एम नॉट हिंदू और हिंदू कल्चर। मतलब एक होता है हिंदू कल्चर और एक होता है पाकिस्तान की आइडेंटिटी आई एम नॉट इंडिया। अब इसे इस तरीके से देखिए, कंफ्यूजन क्या है, कल्चरल रूट्स गायब है। और दूसरी बात, असलियत में ये कंफ्यूजन ही दिखा रहा है। और दूसरी बात, प्रॉब्लम ये है, मैं बार बार कहता हूं इस चीज को, बहुत सारे चैनल्स पर कह चुका हूं कि देख रहे हैं जन्नत की तरफ और मांग रहे हैं पैसा। अब भाई या तो जन्नत ले लो या इकोनॉमी ले लो, और मॉडर्न इकोनॉमी पे आओगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, और जन्नत की तरफ देखोगे तो भाई साहब मॉडर्न इकोनॉमी में पिछड़ जाओगे। और ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा कि एक आंख ऊपर और एक आंख इधर, ऐसे नहीं चलेगा। ये एक रूट लेवल प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान इस टाइम पर जेन्युइनली फेस कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सऊदी अरेबिया ने समझ लिया, यूएई ने सऊदी अरेबिया से 15-20 साल पहले समझ लिया, ओमान तो शायद पहले दिन से समझ रहा था, और टर्की ने तो उसको उस टाइम से समझ रखा है जिस टाइम से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी दुर्गति हुई थी। कारण उसका यह है, आप सोचकर देखिए, बहुत बेसिक सा थॉट है, बहुत बेसिक सा, कि यार अल्टीमेटली आप इस दुनिया में एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में रह रहे हैं जहां पर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, या यूं कहें बेसिक पार्ट ऑफ द सिस्टम है। पहला बैंकिंग और दूसरा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट और इंडस्ट्रीज दोनों की दोनों बैंकिंग के ऊपर चलती हैं, और पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम विदाउट इंटरेस्ट यानी ब्याज के बिना चल ही नहीं सकता है। और पाकिस्तान असलियत में इसी चीज के मामले में कंफ्यूज है। इसीलिए जैसे कि अभिषेक भाई ने कहा कि अपनाना तो उसे इकोनॉमी है और ठप्पा लगाना है इस्लाम का। तो जैसे मुजफ्फर भाई ने कहा कि एक बैंक वाले सारे काम वो कर रहे हैं जो एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक कर रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं कि भाई ये इस्लामिक है, उसमें एक फतवा जारी करते हैं, और जो फतवा जारी करते हैं उसमें इस पार्ट को जो कि मतलब जो कि अबेंडेंड है, यानी आप वो ले ही नहीं सकते, क्या नाम है, ब्याज ले ही नहीं सकते, वो पूरे का पूरा पार्ट जो है उसे झूठ के दम पे या किसी भी दम पे जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि हां भाई ये ब्याज भी ठीक है, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। और जब ये ब्याज ठीक है तो अब कंफ्यूजन यही है कि ग्राउंड लेवल पर खड़ा हुआ आदमी कंफ्यूज है कि भाई तू मुझे बता दे, एक तरफ तुम कह रहे हो कि इस्लाम में ब्याज हराम है और दूसरी तरफ बैंक, जैसे मुजफ्फर भाई ने बहुत बेसिक क्वेश्चन किए कि यार आप मुझे बता दो कि ये कैसे हो रहा है, किस बिहाफ पर, किस प्रिंसिपल पर आप जस्टिफाई कर रहे हो। और जब प्रॉब्लम यही है कि उससे अगली कि जब आप उस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं तो उसके बाद सीधा सीधा फतवा लग गया। अब जैसे जैसे फतवा लग गया, ऑब्वियस सी बात है आम आदमी फिर कंफ्यूज कि अंदर घुटन सी महसूस हो रही कि भाई करें क्या। घुटन यही तो है कि या तो हम एक इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ जाएं या जन्नत देखे, जन्नत देखी तो इकोनॉमिक सिस्टम निकल रहा है। अब इसमें एक कंफ्यूज्ड पॉपुलेशन यहां पैदा हो चुकी है, बहुत तगड़े वाली कंफ्यूज्ड पॉपुलेशन है जो दूर दूर तक समझ ही नहीं पा रही कि उसने करना क्या है। अब इस कंफ्यूज पॉपुलेशन को आपने मोटिवेट नहीं कर रखा आपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए,
अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ देखेगा नहीं, सोचेगा नहीं, तो पूरा बैंकिंग कुछ भी हो जाए वो कमाएगा नहीं। वो कमाएगा सिर्फ उतना जिससे उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएं। जैसे कि बहुत सारी मैं आपकी टीवी डिस्कशंस के यूट्यूब डिस्कशंस के अंदर देख चुका हूं कि वहां पर मुझे पता लगा कि भाई एक मौलाना जो है वो शायद 15,000 रुपए, जबकि आज के दिन एक बिजली का बिल आपके यहां 100 रुपए यूनिट के हिसाब से आ रहा होता है। यानी अगर किसी ने महीने में 100 यूनिट बिजली फूक ली तो 10,000 रुपए का बिजली का बिल आएगा। वो बंदा 15,000 रुपए महीने के अंदर पूरे का पूरा अपना महीना निकाल रहा है, लेकिन धर्म के नाम पे बैठा हुआ है। अब भाई धर्म के नाम पे बैठने में बुराई नहीं है, लेकिन 15,000 रुपए में जिस तरीके से निकाल रहा है वो बंदा, और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो, तो कोई हक नहीं है आपको यह कहने का कि पाकिस्तान पीछे रह गया। फिर उसके बाद यही होगा कि जी पैसे दे दो, कर्जा माफ कर दो, और उसके बाद इस पॉपुलेशन को बेवकूफ बनाने के लिए कर्जा माफी को भी एक है ना, पहले एक है ना वो लुई कह रहा हूं, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग जो था, उस नाम फ्रांस का एक किंग था जो मतलब ग्लेडिएटर जिसके ऊपर मूवी बनी हुई, मैं उसका नाम भूल गया। वो असलियत में उसे गेम खेला। गेम क्या खेला? जनता भूखी मर रही है, उसके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने एक बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया। उसने प्लान क्या बनाया? गेम्स चालू करी। गेम्स चालू करवा के लोग एक दूसरे को उस रिंग के अंदर मार रहे हैं, और लोगों को उस गेम्स का नशा और साथ में दूसरा सस्ते वाला नशा सब बेचना शुरू कर दिया। बस जो भी वहां देखने आए, जो पैसे वाला है वो पैसे खर्च करेगा, जो गरीब आदमी है उसको थोड़ी बहुत रोटियां बांट दी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि लोग नशे में और गेम्स के जोश में अपनी रियल प्रॉब्लम्स ही भूल गए, और जब वो अपनी रियल प्रॉब्लम्स भूल गए तो वहीं से उस पर्टिकुलर डायनेस्टी का, रोमन डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब इसे पाकिस्तान के अंदर देखो। पाकिस्तान के अंदर आपका जो एलीट क्लास है, जिसे आप अशराफिया कहो या क्या कहो वो मैं नहीं जानता, वो जो एलीट क्लास है उसने कभी आपकी इस जनता को अपना समझा ही नहीं, और अच्छा सर, अफीम खिला दी रिलीजन आपको की। इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया सर। मैं जब यहाँ पाकिस्तान में जब मैं पब्लिक में जाकर रिव्यूज लिया करती थी ना, तो वहां पर मैं लिबर्टी, आपको पता है पाकिस्तान की लाहौर में ना ये एक एलीट क्लास समझा जाता है। वहां पर ज्यादातर एलीट क्लास आती है, जहां पर मैं रोड शोज किया करती थी। मोस्टली ऐसे ही होता था कि एलीट क्लास वहां पे आके शॉपिंग करती थी, तो उनके रिव्यूज मैं लिया करती थी। अब सीन ये हुआ सर कि मैंने ना उनसे मतलब वो वहां पर एक मतलब व्यूअर ही आया हुआ था, तो मैंने उनको ना रोका और मैंने उनसे कहा कि इस टॉपिक पे आप बात करेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान का ना ये सिनेरियो देखकर कहा कि आप अपने सराउंडिंग में देखें, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की हालात खराब हैं। मैंने कहा सर ये तो आप इंडिविजुअल तबके की बात कर रहे हैं ना, कि एलीट क्लास यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम लोग आते हैं एलीट क्लास ही आते हैं। आपको पता है कि सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो एलीट क्लास ही हैं, जिनका ताल्लुक अच्छी अच्छी फैमिली से है या उनके अच्छी बिजनेस यहाँ पर सेटल है। आप उनकी क्यों नहीं बात करते हैं कि यहाँ पर जो गरीब तबका एक बड़ी मुश्किल में सरवाइव कर रहा है। तो इस पूरे तो आगे से उनका रिस्पॉन्स था कि आप देख लें आपको कहीं से गुर्बत नजर आती है। तो मैं मतलब उनकी बहस में मैंने आगे उनको प्रमोट ही नहीं किया। मैंने आगे से यही नहीं कहा कि फिर मतलब वो बहस पे आ गए ना कि आपको यहाँ पे हालात खराब नजर आ रहे हैं। मतलब वो जो उनको नजर आ रहा है ना कि जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं ये है वो है, बस वही उसको प्रमोट कर रहे हैं कि बस यही है। उनको गरीब तबके से जो कि झुग्गियों में रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ पर सफर कर रहे हैं, उनको उनसे कोई मसला नहीं है। उनको वही चीज नजर आ रही है जो एलीट क्लास में, सिर्फ उन्हीं का ही पाकिस्तान है जो एलीट क्लास में जो है वो शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब आप इस बारे में क्या थॉट्स कहेंगे कि जो एलीट क्लास है लोग हैं, उनको किस तरह आप करते हैं कि वो जो ये झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, जैसे आपको पता है कि बेरोजगारी भी बड़ी जो है वो फैलती जा रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे बंद हुई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, उनके लिए ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जो चीजें बेहतर हो सके, हम भी जो है वो अपनी यंग यूथ को बड़े बड़े ओहदों पर देखें, बड़े बड़े जो लीड करते हुए देखें, ताकि वो भी ग्रो हो सके। और लीड क्लास के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 1 मिनट पहले हरि भाई अपनी बात खत्म कर लें, उनको 2 मिनट दे देते हैं, फिर मैं आता हूँ। ठीक है ना रिवा जी? जी सर। नहीं अभिषेक जी आप करिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा अभिषेक सर से पहले मैं एक जुमला बोलना चाहूंगा इनके सवाल के ऊपर। इन्होंने सवाल किया कि झुग्गी वाले या एलीट क्लास। देखिए झुग्गी वाले जो हैं वो ना उनको महंगाई का पहले मसला था, यानी कि वो ये जो फौरी तौर पर अभी जो
3 4 5 साल से पाकिस्तान जो ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हुआ। देखिए झुग्गी वाले तो पहले भी बेचारे उसी पोजीशन में थे, अभी भी वो उसी पोजीशन में है। लेकिन देखने की ये बात है, जो एक बहुत बड़ी तादाद मिडिल क्लास की थी वो इफेक्ट हुए हैं। जो हमारे जैसे लोग थे, जो सफेद पोश लोग हैं, उनके ऊपर बहुत इफेक्ट हुआ और बहुत बड़ी तादाद है। ये करोड़ों में है, ये चंद हजारों में नहीं, ये करोड़ों में है। ना तो एलीट क्लास को कोई मुजफ्फर मसला भाई बना। नहीं, जी। मुजफ्फर भाई माफ कीजिएगा, मैं इस चीज से आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्या होता है हम्म। कि जब जब महंगाई का एक लेवल बढ़ता है थोड़ा सा भी, तो उसमें सबसे बुरी तरह अगर कोई पिसता है तो वो सब गरीब आदमी पिसता है। बस प्रॉब्लम ये है, जब उसके मुंह से रोटी छिनती, निवाला छिनता है ना, तो वो आवाज नहीं होती। और जब मिडिल क्लास का, देखिए आपका एक बिल आया 84,000 का, तो आपका शोर सुनने लायक था। उसकी तो बिजली ही चली गई भाई साहब, उसकी तो रोटी ही चली गई। और सर उसकी या अभी सुन, एक एक चीज देखिए, जी बुरा जी। गलत नहीं इसमें, मैं इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई की सबसे पहली जो चिंगारी, सिर्फ चिंगारी जिसको अगर जलाती है, वो गरीब आदमी को जलाती है, जिसके मुंह से निवाला तक छिन जाता है। हम लोग कई बार जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपने दिल को समझाने के लिए कि यार उसको तो भीख मिल जाती है एंड ऑल, उसको भीख मिलना भी बंद हो जाती है। ठीक है, जब वो आंच मिडिल क्लास के ऊपर आती है बड़े लेवल पर, तो और मिडिल क्लास शोर मचता है, तब वो खबर बनती है। एलीट क्लास तक तो महंगाई का असर होता ही नहीं, महंगाई जितनी बढ़ेगी उसे तो फायदा होता है। सॉरी, मैं इस चीज से नहीं आप नहीं, डिसएग्री मेरा कर सकते मेरे हैं। मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो 25 करोड़ में से जो झुग्गियों में रहते हैं वो तो मेरे ख्याल में 1 करोड़ लोग होंगे। तो ज्यादातर जो मिडिल क्लास है, आप देखें वो 20 करोड़ के करीब तो वही लोग हैं जिनके ऊपर इफेक्ट हुआ है, कि जो आम गरीब भी हैं। यानी कि मिडिल क्लास का मतलब लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इस वक्त वो सारे के सारे सफर कर रहे हैं। और एलीट क्लास भी, वो भी 1 करोड़ के करीब ही होगी, उनकी तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन जो एक लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो सारे के सारे इस वक्त सफर कर रहे हैं। और सारे के सारे उनकी पोजीशन भी झुग्गियों वाली हो गई है, कि जो झुग्गी में लोग रह रहे हैं, हमें भी इस वक्त वो फर्क तकरीबन खत्म होकर रह गया। और जैसे आपने बात की कि वो जो झुग्गी में लोग रहते हैं, उनका जरिया मुआश आप अगर देखें, मैं अब फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, कि फैसलाबाद के अंदर जितने भी लोग झुग्गियों के अंदर रहते हैं, वो कोई काम नहीं करते। उनका काम सिर्फ और सिर्फ मांगना ही है। वो उन्होंने अपने दिन डिवाइड किए हुए हैं यहाँ फैसलाबाद के अंदर। कभी वो किसी बाजार में जाके, दिनों के हिसाब से है, यानी कि जुमेरात का जो उनका दिन होता है, वो फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल मार्केट है, कपड़े की मार्केट है, वहां पर जाकर वो भीख मांगते हैं। वो पूरी की पूरी फैमिली जाती है, और पूरे के पूरे रक्शे भर के बड़ी तादाद में वो लोग जाते हैं, और वो उसी हिसाब से मांगते हैं और करते हैं। और वो, मैं आपको बताऊं कि उनकी अगर बात की जाए, डेली की जो इनकम है, एक आम जो नॉर्मल भिखारी है, वो तकरीबन 2,000 रुपया डेली का कमाता है। और पूरी की पूरी फैमिली कमाती है। अगर उनके बच्चे भी 8 8 10 10 बच्चे हैं उनके, वो भी इसी काम पर उन्होंने लगाए हुए हैं। तो वो रहते सिर्फ झुग्गी में हैं, लेकिन वो एक आम जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उससे ज्यादा वो बेहतर पोजीशन के अंदर, उनके पास पैसा जो है ना, उनसे ज्यादा बेहतर होता है। जी डॉक्टर साहब, आप बोले। नहीं देखिए, आप हरि भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभिषेक भाई, मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप ही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक नहीं आपका है। अगर मान लें वो 2,000 रुपए दे रहे हैं, कमा रहे हैं, तो आपका मिडिल क्लास, और आप कह रहे हैं कि ऐसे सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जो कि रह रहे हैं, उनको 2,000 रुपए रोज का कमाने के लिए ये जो देने वाले लोग हैं, उतना भी नंबर आपके पास चाहिए होगा। ठीक है ना? और ऐसे मान लीजिए कि आपका मिडिल क्लास जो है वो बेसिकली भिखारी है, ये आप प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो नहीं नहीं, अर्निंग है वो आपका मेन अर्निंग भीख है, बिकॉज की जो मिडिल क्लास जो झुग्गी में रह रहा है वो मिडिल क्लास से अच्छी अर्निंग कर रहा है। दैट्स नॉट सिंपली पॉसिबल। आपको मैं 2023 का वर्ल्ड बैंक का डेटा दे रहा हूँ। 95 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि $3 से कम कमाते हैं। पाकिस्तानी $3 हो गया आपका 900 रुपए मेरे ख्याल से, $4 9 करोड़ बंदा हो गया। हाँ नहीं, जो रुपए की पहले बात करें तो 900 रुपए या 1,200 रुपए कमाने वाले लोग, क्योंकि $3.65 है, इससे कम नीचे कमाने वाले लोग, जो ऑफिशियल वर्ल्ड बैंक का डेटा है, वो 95 मिलियन लोग हैं, 9.5 करोड़। ये बीपीएल हैं जो सिर्फ एक दिन में 1,200 1,000 रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल मैं सही कह
देखिए, मैं बात हम कर रहे हैं कि जो झुग्गियों में लोग रहते हैं या जो शहर में रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, हम तो डाटा वही कर रहे हैं मैं ना कि जो आपकी बात ये कह रहा हूँ कि हम्म जो झुग्गी में रह रहे होंगे उसमें ये वो 4 करोड़, ये जो 9 करोड़ लोग, 9.5 करोड़ लोग जो रह रहे हैं $3 के नीचे, उनमें से हो सकता है कि भाई चलिए 15-20 हजार लोग होंगे ऐसे जो कि इस तरीके का इतना पैसा कमा ले रहे हैं। ऐसे सर, लोग होंगे, इनको कोई मैं डिनाई नहीं अगर कर। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट बना के एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से ये कितना कमाते हैं। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं यानी कि मेरे तल्लक के अंदर हैं जो झुग्गी वाले एक कुछ लोग हैं मिनट, ऐसे। एक मिनट, ये बेगरी का जो माफिया है ये सारी दुनिया में चलता है, इंडिया में भी चलता है। हम्म हमारे यहाँ भी आपको रोड पे मिल जाएंगी वो ऐसे भीख मांगने वाली, पर वो माफिया जो है वो पुलिस के सबके, बिकॉज सबका कट रहता है उसमें, ठीक है ना, बिकॉज कि ये, पर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो पूरी झुग्गी में, यानी कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि 9.5 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी रेखा से नीचे रहता है, यानी 9.5 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो दिन के 1200 रुपए नहीं कमा पा रहा है, पाकिस्तानी 1200 रुपए। तो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो 9.5 करोड़ लोग हैं जो झुग्गियों में और गरीब हैं और मलिन बस्तियों में रहते हैं, ये बेसिकली 1200 रुपए नहीं, ये बल्कि एक दिन में 6-7 हजार रुपए कमा रहे हैं, नहीं नहीं ये नहीं 50,000। अब नहीं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। बात हो रही है झुग्गी में रहने वाले और घरों में रहने वालों की। बात ये नहीं हो रही कि जो बिलो झुग्गी में पोवर्टी रहने लाइन की वाला बात नहीं और हो रही। गरीब में डिफरेंस कीजिए। जी हाँ जी हाँ जी, झुग्गी में रहने यही मैं वाला कह और रहा हूँ, गरीब ये में यही डिफरेंस यही कीजिए। यही यही मैं जो बात कर रहा हूँ। गरीब है, जो गरीब है ना साहब, वो गरीब है। गरीब वो जिसके पास खाने के वांदे हैं, खा नहीं पा रहा है रोटी तक। अभिषेक भाई जो कह रहे हैं वो $3 के हिसाब से $3 बिल्कुल, पर डे मेरे ख्याल से ये इससे है। ज्यादा ही होंगे वो, इससे ज्यादा ही होंगे। मेरा और मेरा जो ये असल नंबर है ना, हम्म और दूसरी बात मिडिल क्लास, एक्चुअली क्या होता है, अगर आपका मिडिल क्लास बड़ा है और कैपेबल है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री एक प्रॉस्परस कंट्री है, अमीर देश है। अगर आपका गरीब, देखिए हमेशा सोसाइटी पिरामिडिकल शेप में होती है, नीचे गरीब होगा और जैसे जैसे ऊपर जाओगे इकोनॉमिक कंडीशंस सुधरती चली जाएंगी, साफ होती चली जाएंगी। मैं इस चीज की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों कि पहली बात, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं किए गए। इस वजह से क्या हुआ कि आपके पास प्रोडक्शन करने वाली पॉपुलेशन है ही नहीं। अगर वो लोग प्रोडक्शन करना चाहें भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहें भी, तो आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा कंजस्टेड हो चुके हैं, या यूं कहीं कैप्चर हो चुके हैं एक या दो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। 27% इकोनॉमी अगर आपके एक सरकारी इदारे के पास हो और वही कुछ लोग उसको 27% इकोनॉमी को कब्जा करके बैठे हुए हो, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर सकती। और उसके बाद आपने अगली लाइन पर अभी तक हम में से किसी ने डिस्कस नहीं किया, वो ये लाइन थी कि आपके पास यूएई का $3 बिलियन है, लेकिन आपके वही फाइनेंस मिनिस्टर जो कि जाने माने बिजनेसमैन भी है, मुझे ये समझ में नहीं आता, एक बिजनेसमैन फाइनेंस मिनिस्टर भी है। तो अभिषेक भाई मेरा ज्ञान बढ़ाइएगा, मुजफ्फर भाई आप भी बताइएगा कि एक बिजनेसमैन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है, वो फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पर रहते हुए अपना बिजनेस बढ़ाएगा या फिर अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कंट्री को देखेगा, और जहां उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां पर वो अपने बिजनेस को बचाएगा या फाइनेंस को या कंट्री को बचाएगा। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि एक बिजनेसमैन को फाइनेंस मिनिस्टर तुम लोग बना कैसे सकते हो। और $10 बिलियन अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रखा, यूएई में इन्वेस्ट हो रखा है, तो ये मेंशन करने का मतलब ये है कि इसका मतलब यह है कि यहां से कमाया गया $10 बिलियन आपकी कंट्री में रहा ही नहीं, और वो सीधा का सीधा जाके यूएई जैसे देश में जाकर वो हो गया, और यूएई ने आप ही को दोबारा बेवकूफ बना के 3 बिलियन वापस दे दिया। 7 बिलियन अभी भी प्रॉफिट में है, और वो जब 10 बिलियन गया उसके 100 बिलियन वो बना चुका होगा, और आपके 3 बिलियन वापस दोबारा वहां चले गए। सर नहीं देखिए, बिल्कुल बात सही है। दिस सजेस्ट कि अगर $3 बिलियन का ये यूएई से लोन को रोल ओवर कर रहे हैं विद इंटरेस्ट, और $10 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है पाकिस्तान से, और इन्वेस्टमेंट का जो लॉ है उसका पहला कंडीशन है कि इन्वेस्टर पैसे को रिमिट कराता है, यानी कि आप अगर बाहर से पैसा ला रहे हो तो वो पैसे की जो अकाउंटिंग होती है वो या तो डेट हो सकती है, यानी कि या तो वो यूएई के लिए डेट होगा या तो वो यूएई के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। अगर यूएई उसको इन्वेस्टमेंट कह रहा है
तो इसका मतलब है कि इस पैसे को कमा के बाहर भी ले जाया जा रहा है यूएई से ना, वो बाहर कहाँ जा रहा है पैसा। और इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की जो घोस्ट इकोनॉमी है वो बेसिकली पाकिस्तान की स्टेट इकोनॉमी से बड़ी है। आप समझे, पाकिस्तान का पाकिस्तानी जो बिजनेस क्लास है जिसको ये बडेरे और क्या कहते हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान को टोटल 3 बिलियन डॉलर के लाले पड़े हैं और 10 बिलियन पाकिस्तान यूएस डॉलर वहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मैं ये भी देखना चाहूंगा उस नंबर में कि ये 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए कितने लोगों का पैसा लगा है। क्या ये एक आदमी का पैसा है या दो आदमी का पैसा है या चार आदमी? रियल एस्टेट में लगा है, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टियां बना रखी है। मैं नहीं, वो इन्वेस्टमेंट के, वो प्रॉपर्टी नहीं है। वो अगर प्रॉपर्टी होगी तो इन्वेस्टमेंट की दायरे में नहीं आएगी। खर्चा नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट मींस रियल एस्टेट में प्रॉपर्टियां खरीद ली हैं, और वो जो खरीद ली है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मींस कि वो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लेके डेवलप कर रहे हैं। हाँ, अगर आप नहीं इसे आप देखो, इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। एक बार दोबारा से उस खबर को देख लें ताकि हमारा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए इस मामले में। ये भाई सर मैं बताता बताओ। हूं आपको। हमारे कुछ जानने वाले हैं ऐसे कि जिन्होंने फ्लैट खरीदे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने दुबई के अंदर फ्लैट खरीद के उनको रेंट आउट किया हुआ। वो इस तरीके से अभिषेक सर कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानियों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट भी की है और वो आगे उनको जो है वो आगे रेंट आउट किया गया। आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट बाबा। आपको जो बाहर से करेंसी आएगी उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अब देखिए इसमें जो लिख रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। UAE authorities informed me that Pakistanis had invested 10 billion in real estate। इसका मतलब है कि वहां पे वो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, वहां पे बिल्डिंगें बना रहे हैं वो, और उसके बाद वो बेचेंगे और उसका मुनाफा होगा वो पता नहीं यूके ले जाएंगे, यूएस ले जाएंगे या पाकिस्तान में आएगा, ये कोई नहीं जानता। इफ यू आर बाइंग ए प्रॉपर्टी, जैसे मैं कल जाकर के यूएई में एक प्रॉपर्टी खरीद लूं, दैट्स नॉट माय इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अगर इस टर्म में, जैसे मान लिया, अब हरि भाई भी ठीक कह रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट का जो लीगल मीनिंग ले लें और ये कह लें कि प्रॉपर्टी खरीदना भी एक इन्वेस्टमेंट है, अगर ये मान लिया जाए तो उसको भी आप ले लें तो भी वो बहुत बढ़िया है। लेकिन चूंकि एज अ लॉयर मैं जो हूं, इन्वेस्टमेंट का वर्ड जो है, चूंकि इफ यू हैव इन्वेस्टेड दैट मीन्स यू कैन टेक द मनी बैक टू योर कंट्री, रेमिटेंस का आपके पास राइट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो प्रॉपर्टी खरीद के आप उसको जब बेचेंगे, उसका जो प्रॉफिट होगा या उसका जो पैसा होगा उसका टैक्स आपको अपनी कंट्री में देना पड़ेगा, और उसको आप बाहर भी नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि जब आप बाहर ले जाएंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये पैसा आप यूएई से बाहर कैसे ले जा रहे हो। जैसे हरि भाई जानते होंगे कि मैं जब फॉरेन जाता था, आप शायद $50,000 या $10,000 से ज्यादा कैरी कैश नहीं कर सकते, और आप जब रिमिट कर रहे थे, मैं एज ए स्टूडेंट जब पैसा फीस का भिजवाता था, तो जब मैंने पीएचडी का शुरू वाला किया था तो उसमें ये आया कि आप इतने $1,000 से ज्यादा एक महीने में या एक साल में नहीं भेज सकते। ये सब कंडीशन होती हैं पैसे की। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप हजारों करोड़ डॉलर का इधर उधर कर सकते हो, क्योंकि यू आर एन इन्वेस्टर, देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस फ्लोइंग फ्रॉम इट। तो अगर ये जो न्यूज़पेपर में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि भाई हमने प्रॉपर्टियां बाहर बनाई हुई हैं एंड दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। मगर लीगली अगर हम इन्वेस्टर की बात करेंगे तो उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस हो जाएंगे। और अगर हम पहला वाला भाई साहब अब अगर हम इसे सिंपलिस्टिक वे में देखें, आप एक बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं उस एक बहुत जाने माने लॉयर की तरह, लेकिन जो यहाँ मामला है ना, मेरा ऐसा मानना है कि वो उसकी सेंस को अगर आप देखोगे ना उस सेंटेंस की, तो वो सेंस ये कह रही है कि वो जो एजाज है वो ये कह रहा है कि भैया पाकिस्तानियों का $10 बिलियन तो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है और तुम हमें $3 बिलियन का लोन जो दे रखा है, अल्टीमेटली वो कंपेयर करना चाहता है कि इतना तो हमने पाकिस्तान से भेज रखा है, तुम 3 बिलियन हमारा लोन आगे बढ़ा। तो यानी एक तरीके से हमारा डिपॉजिट कहो, कुछ भी कहो, वो इस सिंपल सेंस में लोगों को समझाने के लिए एक नेता की फॉर्म में कह रहा है, आप उसे लीगल डायमेंशन में ले गए हैं। उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतना डीप सेंस नहीं है इस सेंटेंस का जितना कि हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बॉटम लाइन इसमें ये साफ नजर आ रही है एजाज की कि भाई 10 बिलियन हमारा वहां रियल एस्टेट सेक्टर में लगा हुआ है और ऊपर से हम 3 बिलियन के कर्जदार हैं। यानी हमारे लोगों ने इतनी बेईमानी दिखाई है कि हमारा 3 बिलियन वहां जा चुका है। हम 3 बिलियन के लिए दुखी हो रहे हैं और 10 बिलियन तो यूएई में हमारे लोगों ने बेईमानी कर करके वापस कर रखा है।
अब ये इन्वेस्टमेंट का इसको कितना डीप है ये, लेकिन हम ये जानते हैं, हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि भाई बेईमानी कितनी है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान भले ही दुखी हो रहा है लेकिन वहां से उनके खुद के लोग ही उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है। तो सर ये देखिए, जब अपने अपने यहाँ पर वो पंजाबी की कहावत है, अपने खान दे लाले पे होन ते किसी नु की फर्क पैंदा कोई किसी दा कि किसका चूल्हा जल रहा है किसका चूल्हा नहीं जल रहा, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या कौन जी रहा है कौन मर इसका रहा है एक कौन मिनट खा के बाद मैं एक सेंटेंस बोल दूं बस, फिर I'm सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूं आपको। ये जो घोस्ट इकोनॉमी है ना, पाकिस्तान की समस्या है। अगर आप किसी भी सेंस में देखें उस सेंटेंस को, पाकिस्तानी पैसा बाहर ले जा रहे हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो वापस भी नहीं आना, फिर इट हैज माइग्रेटेड। जी जी एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि अगर बॉर्डर्स खोल दिए जाएं तो आधी से ज्यादा आवाम जो है वो पाकिस्तान छोड़कर चली जाए। मुजफ्फर भाई जैसे मेरे जैसे लोग ही कहें कि ठीक है हम चले जाते हैं। नहीं मुजफ्फर भाई वहीं रहेंगे, मुझे पता है मुजफ्फर भाई से पाकिस्तान। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ये जो घोस्ट इकोनॉमी है ना आपकी, ये शो ये इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म को नहीं होने दिया। आप जहां इकोनॉमिक रिफॉर्म होने की बात आएगी आप फिर से उसमें शरिया घुसड़ देंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, आप देख लीजिएगा। तो आपकी घोस्ट इकोनॉमी इतनी बड़ी है यार। और इसमें एक चीज और, हमें ना जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम एक चीज देखते हैं, और वो चीज ये है कि नॉर्मली जब ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ाई जाती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब बाहर इंडिया का जो पैसा था, भारत का पैसा था, ब्रिटेन वाले बाहर ले जाते थे, और वो जो बाहर गया हुआ पैसा था ना, इंडिया के लोगों की मेहनत की कमाई इंडिया के लोगों के भले के लिए नहीं थी बल्कि बाहर के लोगों के लिए थी। यानी इंडिया के लोगों की मेहनत की कमाई का फायदा ब्रिटेन को मिला, ये चीज मेन थी। यही चीज पाकिस्तान आज झेल रहा है, इस बॉटम लाइन को समझना पड़ेगा। सर अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। नहीं मैं अपनी बात एक मिनट बाद मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ये प्रॉपर्टी ये पैसा चला गया है बाहर और बाहर प्रॉपर्टी बन रही है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि दुबई के किसी रियल्टर ने, किसी रियल एस्टेट वाले ने पैसा लगाया, पाकिस्तानियों ने खरीदा, वो अमीर दुबई वाला हो, आपके पैसे पे वो रिच हो गए, और आपके लोगों का पैसा आपने डॉक्टर साहब आपने देखा हो, वेल्थ बाहर जा रहा है, वेल्थ ड्रेन जो है वो डेंजरस है अगर ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, अयान अली एक मॉडल थी, वो गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद हजारों डॉलर निकले, और उसके बाद में उसने एडमिट किया कि वो पता नहीं कितनी दफा इस तरह डॉलर जो है वो लेके गई, अपने बैग में लेके जाती थी, छुपा के लेके जाती थी। तो ये इस तरह तो होता है पाकिस्तान के अंदर, ये तो नॉर्मल सी बात है। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े माफियाज हैं, वो सारा कुछ यहाँ से इलीगल तरीके से लेके जाते हैं, डॉलर बाहर लेके जाते हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं दुबई के अंदर। जी सर जैसे आपने कहा ना ऐसे तो होता है फिर ऐसे ऐसे कामों में, लेकिन एक बात हरिमोहन सर ने और अभिषेक सर ने की कि इंडिया के जो पैसे थे, यानी कि इंडिया के लोगों के पैसे, वो ब्रिटेन जो है उसका फायदा उठाता रहा। पाकिस्तान भी तो इसी समस्या में आया ना। वो कैसे आया कि अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स माइग्रेट करके जो है वो यूके गए हैं, और यूके जाके उन्होंने एडमिशन लिए इस चाह में कि यहाँ पे तो कुछ नहीं पढ़ा, यूके जाकर हम नौकरी भी करेंगे और अपने घर में घर बार भी पालेंगे। जब वो स्टूडेंट्स वहां पे गए हैं, इस साल की जो नई पॉलिसी बच्चों के लिए आई है, और वो पॉलिसी क्या थी कि आपको जॉब जो है वो वहां पे मिलना मुश्किल हो गई है, आप अपने जो आपको सस्टेन करने के लिए इतने हैंडसम अमाउंट की, यानी कि इतने पॉइंट्स की जरूरत है, आपको किसी तरीके से वो पूरा करना, और वहां पे जॉब भी नहीं मिल रही, तो कैसे वो स्टूडेंट जो है वहां पे सरवाइव करेगा। यानी कि उल्टा जो है ना वो गले पड़ गई, यानी कि यूके का जो एहसान है ना वो वहां के स्टूडेंट्स के, यानी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के वो गले पड़ गए। जैसे सर ने एग्जाम्पल कोट की कि फायदा यूके उठा रहा था, आज पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वहां पे गए हुए हैं, पाकिस्तानी पैसों का फायदा जो है वो यूके उठा रहा है, पाकिस्तानियों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कि पाकिस्तानी ये सोच के स्टूडेंट बनकर बाहर जाता है कि वो अपने घर का पेट पाल सके, जो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस है, लेकिन आगे जाकर उनको जो चीजें फेस करनी पड़ी हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे ऐसे देख रही हूँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो वीडियोस बना रहे हैं यूके में जाकर कि हमारे यहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही, यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने आ रही हैं। तो यूके तो अब समझें कि हम वहां पे भी नहीं जा सकते हैं। यूके वाले पाकिस्तानियों के साथ जो हाल कर रहे हैं वो तो बस कहते हैं अल्लाह ही मालिक है। तो प्रोग्राम को एंड जो है वो यहीं पे करेंगे।
डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुजफ्फर भाई आपका बहुत शुक्रिया, हरिमोहन जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया होस्टिंग करने का। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक देखा। इस तरह के प्रोग्राम्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिबाहा जी, थैंक यू थैंक हरी यू। जी। वैसे रिबाहा जी आप ज्यादा अच्छी एंकरिंग करती हैं मेरे से। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छा, ऐसी एक चीज अभी जो है, सत्यम आनंद जी जो है, इन्होंने तूफान मचा रखा है कि मोदी जी ट्राइंग टू आइसोलेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पहले तो भाई साहब ठीक है, बट यू इंडियन यूट्यूबर्स ब्रिंगिंग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स लाइव, व्हाई नॉट यू गाइज पे आईएसआई फॉर किलिंग अस इंडियन। सत्यम भाई, अब पहली बात देखो, मेरा या अभिषेक भाई का इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इवन जो हम लोग अर्न भी करते हैं वो कहीं ना कहीं उसके सामने मैं तो अपना तो कह सकता हूं कि यार यूट्यूब ठीक है, इट्स अ पार्ट, टाइम पास टाइप। मुजफ्फर भाई और रिबाहा जी भी अपने आप में साउंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर हम बात ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने बात करना बंद कर रखा है या किसी ने भी, और हम किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब बात ही करना बंद कर देंगे तो सिस्टम के अंदर और चेंज कैसे आएगा। और दूसरी बड़ी बात भाई साहब, लेसन्स लिए जाते हैं। अगर हमारा पड़ोसी के घर में भी अगर समस्या हो रखी है तो हमें लेसन ये लेना है कि भाई हमारे घर में तो ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही, ठीक है। अभिषेक भाई, इस कमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी 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 जी। देखिए, ऐसा है कि 2023 में गवर्नमेंट की पार्लियामेंट की रिपोर्ट थी, वो एक पैनल बना जिसको कि हेड किया पीपी चौधरी ने। पीपी चौधरी साहब बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट्री जो कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, उसको वो हेड करते हैं। और उस रिपोर्ट में ये आया है कि द न्यू दिल्ली शुड कंटिन्यू टू रिमेन एक्टिव एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड to expose Pakistan's role in the export of terrorism against India at the United Nations and various multilateral regional fora, and appropriately counter any move by the neighboring nation to raise the Kashmir. Nevertheless, people-to-people contacts in view of the cultural commonalities and civilizational linkages between our two countries and no feeling of enmity against citizens of both the countries. ये वो लिख रहे हैं। ये मैं इसको शेयर कर देता हूँ, रिबाहा जी इसको भी दिखा दें, ठीक है ना? हरिमोहन जी आप शेयर कीजिएगा। शेयर इसको। ये 2023 की पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट है, ठीक है ना? लो जी सत्यम जी, ये मैं इसको ब्लू भी कर देता हूँ, लीजिए। The panel headed by PP Chaudhary of the ruling BJP, however, favored economic ties between India and Pakistan in spite of the lack of progress in diplomatic relations between the two nations. If the neighboring nations comes forward, it argued in favor of a broader people-to-people contacts in view of the cultural commonalities and civilizational linkages between our two countries and no feeling of enmity among citizens of both the countries. ठीक है ना? कुछ होंगे इनके यहाँ भी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, मगर ये पार्लियामेंट्री पैनल देखिए हम लोग कर क्या रहे। शिवम जी आप समझिए, आप वही गलतियां करें जो हमारे पूर्वज बार बार करते रहे। आप ये समझिए कि जब अरबियों ने जंग हारी मुगलों उनसे, क्या नाम है, मंगोलों से, तो उन्होंने क्या किया? मंगोल से जब वो हारे तो उन्होंने चंगेज खान के बेटे को कहा बेटा इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। उसने कहा ठीक है यार, कुछ पता नहीं, कर लेते। वो पूरा का पूरा हारी हुई बाजी जीत गए। आप अपनी चीज बताओगे ही नहीं। ये कौन सा माइंडसेट है भाई कि बात नहीं करो? और ये लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं, ये अपने यहाँ की कंट्री की कमियां दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं बदला भाई। मैं बार बार कहता हूं कि जिस चीज के ये इनहेरिटर है वो बदल गए, इनको भी बदलना होगा, मगर बात तो करो। क्योंकि इनके यहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे, पता नहीं क्यों इंडियंस को ये प्रॉब्लम है कि भाई हम तो लोगों को बताएंगे नहीं, या हम लोगों को वो नहीं कर। आपको अपनी बातें बतानी पड़ती है भाई। अपनी बातों के ऊपर रख के बैठ जाओगे और श्रिंक हो जाओगे। देखिए अभी से सर, मैं अगर आपसे सीखकर अपने लोगों को एजुकेट नहीं करूंगा तो हमारे अंदर बदलाव कैसे आएगा? हमारे लोगों को कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली। मैं बात वो कह रहा हूँ कि भाई डायलॉग करो ना। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि भाई आप सब कुछ, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना।
ठीक है ना? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप हम लोग जो कह रहे हैं वो एक दूसरे की कमियां बता रहे, एक दूसरे को जान रहे हैं, नहीं, और कुछ हमारा वो नहीं है। बाकी अब जो हमारे दायरा है वो पब्लिक में है, कोई पीछे नहीं हो रहा है। हम सबके फ्रेंडली टॉक्स चैट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हम लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि आप ये इनको अपनी जड़ों को दिखाना है, बताना है। जब तक हम बात ही नहीं करेंगे, इनको वो व्यूज नहीं समझ में आएंगे, इनको वो पॉइंट ही नहीं चल, क्योंकि इनके टीवी पे तो जो इनका जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, हालांकि मुझे लगता है वो डाउन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो दिन रात खाली एक चीज है, एंटी इंडिया एंटी इंडिया। सही ये कह तो रहे हैं। वो ये तो जो सही न्यूज है वो बताने का काम कर रहे हैं ना। तो आप ये कहिए कि हम बताएंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। हम अगर हम ये बात करें कि भाई जो पाकिस्तान कर रहा है वो सही है और हम लोग गलत है, तो आपकी बात सही भी होती। हम तो इंडिया के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये भी वो कह रहे हैं, ये भी अपने देश की बुराई नहीं कर रहे, अपने देश की गलतियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गलतियां ही बता रहे हैं। प्यार करते हैं जितना हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। जी जी जी, हरी जी। चलो ठीक है, चलिए जी। अच्छा जी, नमस्कार, थैंक यू रिवाहा जी, थैंक यू सो मच थैंक यू मुजफ्फर भाई जी, बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। अच्छा जी, वो शराब की बोतल पे शहद का वो हटवा लीजिए यार, थोड़ा बात कीजिए, समझ रहे हैं आप? तो वो